वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। रोज़ की तरह कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले हम डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस देखेंगे। प्लीज़ आप रोज़ इन क्वेश्चंस को अगर आप भेजते नहीं भी हैं तो ट्राई करके देखिए, क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स बेस्ड हैं और आपको हो सकता है कोई क्वेश्चन मिलता जुलता आ जाए एग्ज़ाम में। तो चलिए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिवाइविंग इंडियन इकोनॉमी विल रिक्वायर मोर स्टिमुलस टू बूस्ट अप डिमांड कमेंट। ये पेपर 3 से लिया गया है और यहाँ पे हम ORF का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम द हिंदू में जो एक छोटा एडिटोरियल आया था उसका डिस्कशन करेंगे और वहाँ से हम इस आंसर को बनाएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो पेपर 1 से है और क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज़ अ सुपर साइक्लोन एंड हाउ विल साइक्लोन उम्फान्स कन्वर्जन इनटू सुपर साइक्लोन रिजल्ट इन हीट वेव्स अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। तो ये काफ़ी इस पे हम लंबी चर्चा करेंगे और सिर्फ सुपर साइक्लोन क्या होता है ये देखेंगे इस बारे में। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उम्फान का सुपर साइक्लोन कन्वर्ट होने से हीट वेव क्यों बढ़ जाएगी नॉर्थ इंडिया में, तो इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। वैसे भी आप करंट अफेयर्स कम पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स से बेस्ड ये क्वेश्चन है, यहाँ से आपके पेपर में आ सकता है। क्योंकि ये देखिए 1990 के बाद जो है ये पहला सुपर साइक्लोन है जो उड़ीसा की कोस्ट को हिट करने जा रहा है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि 20 ईयर्स के बाद कोई सुपर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हो रहा है। तीसरा जो क्वेश्चन है GS पेपर 2 से है और क्वेश्चन कहता है, प्रपोज चेंजेस टू इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 कैन फर्दर इंक्रीज द वोल्स ऑफ डिस्कॉम्स बिसाइड रिड्यूसिंग स्टेट कंट्रोल ओवर इलेक्ट्रिसिटी। डिस्कस मतलब जो हम विद्युत अधिनियम 2003 में प्रस्तावित परिवर्तन जो किए जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 के द्वारा, उससे बिजली पर राज्य का नियंत्रण कम होगा तथा डिस्कॉम का संकट भी बढ़ सकता है। तो इस बारे में हमें चर्चा करनी है, तो ये हम द हिंदू से करेंगे सॉल्व। और ये वाला जो आर्टिकल है इसको हम अपने ज्योग्राफी के नोट से करेंगे, प्लस हम जो है साथ साथ इसमें डाउन टू अर्थ में आर्टिकल आया था हीट वेव के बारे में, वहाँ से हम करेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम 2 आर्टिकल से सॉल्व करेंगे। पहला आर्टिकल है, रिवाइविंग द इंडियन इकोनॉमी रिविजिटिंग मिस्टर कीन्स, रोशन शाह और देवस्मिता सरकार के द्वारा ORF में लिखा गया था। इंडियन इकोनॉमी ऑलरेडी जो है डिस्ट्रेस के साइंस शो कर रही थी पैंडेमिक के आने से बहुत पहले, मतलब अक्टूबर के आसपास ही हमने देखा था कि इंडियन इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा लो हो गए थे और साथ साथ जो हमारी एक हमने देखा था कि GDP का रेट बहुत ज़्यादा फॉल डाउन किया था। कोई भी अटैम्प्ट जो इकोनॉमी के लिए रिवाइवल के लिए हमें करना है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने लॉकडाउन किया हुआ है और इस वजह से जो प्रेशर है इकोनॉमी पे ज़्यादा बढ़ गया था। सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो नेशनल इनकम को हम डिटरमाइन करते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से, इन्वेस्टमेंट से और नेट एक्सपोर्ट से। तो अगर हम GDP का जो एक्सपेंडिचर मेथड है वहाँ पे आपको याद होगा GDP को हम कैसे डिफाइन करते हैं, GDP इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो यहाँ पर C हो गया प्राइवेट कंजम्पशन, I हो गया इन्वेस्टमेंट, G हो गया गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर और X हो गया एक्सपोर्ट्स और M हो गया इम्पोर्ट्स। अब अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट जो है बाकी कंट्रीज़ सभी कंट्रीज़ के बॉर्डर शट हैं, तो ऐसे में फॉरेन ट्रेड ऑलमोस्ट नील है, तो ऐसे में हमारी जो ग्रोथ होगी वो एक्सपोर्ट ड्रिवन नहीं हो सकती। अब अगर हम ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो उसको कुछ टाइम लगेगा प्री पैंडमिक लेवल तक पहुंचने के लिए और प्री 2018 लेवल पर 2008 लेवल पर पहुंचने के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम डोमेस्टिकली जो है डिमांड को इम्प्रूव करने की कोशिश करें या डोमेस्टिकली हम जो है इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश करें। तो ऐसे में हमें लेबर पोटेंशियल को हार्नेस करना पड़ेगा और उसके साथ साथ हमें डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स पे भी ध्यान देना होगा। अब अगर इंडिया की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अगर आप देखेंगे तो 2011 से देखिए कंटिन्यूसली बीच में फॉल डाउन अप एंड डाउन चलते रहे हैं। देखिए ये ग्राफ जो है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कभी कभी प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन आया भी था कि इंडिया की GDP कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, तो आप देखेंगे ग्रो नहीं कर रही है, फॉल डाउन होकर फिर ग्रो हुई, फिर फॉल डाउन हुई, फिर ग्रो हुई है। तो ये जो है कंटिन्यूसली अप एंड डाउन की साइकिल लगी पड़ी है। बट अगर हम पिछले क्वार्टर्स की बात करें 2018, 19, 2019, 20, 2021 कंटिन्यूसली हमारी जो इकोनॉमी है वो फ्री फॉल में हमें दिखाई दे रही है। तो इंडिकेटर्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के हैं वो अभी अच्छे नहीं आ रहे। ऑटोमोबाइल के सेल्स और प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी पेसिमिस्टिक है उसका आउटलुक। उसके अलावा जो मेजर प्रोड्यूसर्स थे ऑटोमोबाइल सेक्टर के, उन्होंने अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को डाउनसाइज करना शुरू कर दिया है क्योंकि उनकी ग्रोथ फिगर्स में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन दर्ज किया गया है। उसके अलावा पिछले 2 महीने में परचेज मैनेजर इंडेक्स ने भी एक काफ़ी डिक्लाइन दर्ज किया है और ये ऑलमोस्ट ग्लोबली सबसे लो दर्ज किया गया था।
सर्विस सेक्टर एक्टिविटी कंटिन्यू हो रही है, फिर भी वहाँ पे जो है सर्विस का परचेज मैनेजर इंडेक्स भी जो है वो लो दर्ज किया गया है। तो ये हम बात कर रहे हैं। अगर अप्रैल की बात करें तो 5.4 था और मार्च की अगर हम बात करें तो 49.3 था। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि परचेज मैनेजर इंडेक्स बहुत बड़ा परसेप्शन सर्वे होता है और ये शो करता है कि फ्यूचर में बिजनेसेस को ये लगता है कि उनकी डिमांड कम होगी, तो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट जो है कम होने की संभावना है। इससे क्या होगा कि सर्विस लेड रिवाइवल को भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इकोनॉमी को सर्विस जो है रिवाइव कर लेगी, इकोनॉमी को सर्विस सेक्टर ग्रोथ जो है रिवाइव कर लेगी। उसके अलावा जो ग्रोथ रेट हैं ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के, वो भी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हुए हैं। तो हमारा 2019-20 में -0.61%। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ भी नहीं हो सकती, तो नेगेटिव इन्वेस्टमेंट थी। तो इसका मतलब सीधे सीधे आता है कि इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ नहीं हो सकती। अब आप देखिए, हमने जीडीपी की वैल्यू क्या देखी थी, C+I+G+X-M। अब देखिए ये हमारा ग्रो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हमने हटा दिया। इन्वेस्टमेंट भी ग्रो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी हमने हटा दिया। अब क्या बचता है, C+G बचता है। तो हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए अब आज की जो सिचुएशन है वो 1930 जैसी है। इसीलिए जो प्रॉब्लम आज की है वो इफेक्टिव डिमांड की प्रॉब्लम है। हमारी जो डिमांड है वो काफ़ी स्लो डाउन है और हमें जो स्टिमुलस देना होगा वहाँ पे हमारा फोकस ये होना चाहिए कि डिमांड रिवाइव हो जाए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है पैकेज अनाउंस किए थे। 20.97 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है। उसमें लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ करने की कोशिश की गई है इकॉनमी में, बट उसका जो एफिकेसी होगी, उसका जो एक रिजल्ट आएगा वो तभी आएगा जब डिमांड को स्टिमुलेट किया जाएगा। अब एस्पिरेशनल क्लास और लोअर सेगमेंट की हमेशा जो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होती है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब क्या, वो कितना कंजम्पशन, मतलब अगर उनकी इनकम 100 है तो इनकम में से कितना जो है हम कंज्यूम करते हैं, उसको कहा जाता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो हमारी जो लोअर सेगमेंट है सोसाइटी का, उसकी हायर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है, मतलब वो ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं। इसीलिए हमें लोअर सेगमेंट का जो इनकम है वो बूस्ट करनी पड़ेगी या उनकी इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटी उनके लिए बढ़ानी पड़ेगी। बट अभी तक जो पॉलिसीज़ हमने देखी हैं वो नॉन इंक्लूसिव पॉलिसी है और इस वजह से जो इनकम इनइक्वालिटी है वो इंडिया में एक ट्रेंड बनती जा रही है। आपको याद होगा कि एक जो है रिपोर्ट आई थी जहाँ पे बताया गया था कि 1% जो इंडियंस हैं वो इंडिया की 99% वेल्थ को होल्ड करते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी है। इनकम इनइक्वालिटी होने की वजह से जो हमारी जो सेगमेंट हमारे के पास अच्छी प्रोपेंसिटी है कंजम्पशन की, उसी सेगमेंट के पास इनकम नहीं है, तो ऐसे में डिमांड जो है डेफिनेटली डिक्लाइन होगी। तो अगर हमें डिमांड इफेक्टिव डिमांड बढ़ानी है तो उसमें हमें लेसर इनकम ग्रुप की जो है इनकम बढ़ानी पड़ेगी और उनके हाथ में ज़्यादा पैसा देना होगा जिससे कि वो ज़्यादा स्पेंड कर सकें। तो इसीलिए हमें राइट पॉलिसी मिक्स ढूंढना होगा फिस्कल और मॉनेटरी मेजर्स का, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बूस्ट हो सके, इफेक्टिव डिमांड बढ़ सके और इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिल्डअप होगा और बिजनेस सेंटिमेंट भी बूस्ट होगा। इसको हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फैसिलिटेट करें और फिस्कल एक्सपेंशन करें, उसके साथ साथ रीडिस्ट्रीब्यूटिव टैक्सेशन करें, मतलब कि हायर सेगमेंट अर्निंग सेगमेंट से ज़्यादा टैक्स लगाएं और लोअर सेगमेंट से पे कम टैक्सेशन लगाएं या इनको जो है सब्सिडाइज करें, तभी इनके पास ज़्यादा इनकम होगी और कंजम्पशन की डिमांड हमारी बढ़ पाएगी। गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा ईजी होगा फिस्कल एक्सपेंशन करना, और अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करती है, तो उससे न केवल डिमांड बूस्टअप होगी बल्कि लॉन्ग टर्म गेंस भी होंगे। तो इन्वेस्टमेंट अगर हम डेवलपमेंटल गोल्स में करें तो क्या इससे बेनिफिट मिलने वाला है। अब अगर हम आइडेंटिफाई करें अपने सोशल डेवलपमेंट के गैप में, तो हम ये देखेंगे कि हमारा ये बहुत बड़ा यार्डस्टिक हो सकता है पॉलिसी मेकिंग का। ऑब्जेक्टिव जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का था वो कहीं ना कहीं डिले हो जाएगा क्योंकि हमने नेशन वाइड लॉकडाउन लगाया हुआ है। बट पॉलिसी मेकर्स को इस सिचुएशन को कैपिटलाइज करने का अभी बहुत अच्छा मौका है। अगर वो टारगेटेड फिस्कल एक्सपेंशन करें इस पर्टिकुलर सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल वाले एरिया में या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में, तो यहाँ से न केवल इंडिया का जो है डेवलपमेंटल इंडिकेटर बढ़ेगा बल्कि इंडिया की जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो भी बढ़ेगी, साथ साथ इंडिया का जो इकोनॉमी है वो भी रिवाइव हो पाएगी। अब ये देखिए कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो टोटल हमारे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे अगर हम इंडिया का प्रोग्रेस देखेंगे तो ज़्यादातर में इंडिया की प्रोग्रेस हमें लोअर की तरफ दिखाई देगी। बहुत कम ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हमारी जो डेवलपमेंट एसडीजी गोल्स हैं जिनको हमने अच्छे से अचीव किया है। तो जो हमारा बॉक्स ये है
मीडियन स्कोर है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि SDG 1, 4, 7, 8 और 9 ऐसे गोल हैं जिनमें हमने बहुत कम परफॉर्मेंस की है। अब अगर इन गोल्स को अगर हम देखें तो कहाँ से के एरियाज़ में ये जाते हैं, ये जाते हैं पॉवर्टी एलिवेशन वाले एरिया में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाले एरिया में, क्लीन एनर्जी के एरिया में, डिसेंट वर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर का एरिया है, और उसके साथ साथ सोशल, फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल वाला एरिया है जहाँ पर हमारे स्कोर्स लो हैं। तो इनको अगर हम डेवलप करते हैं, इनमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे बहुत अच्छी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस भी बिल्ड होंगी, और उसके साथ साथ इनका पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट होगा बाकी SDG गोल्स पर भी और इकॉनमी के ऊपर भी। अगर हम SDG 1 मतलब नो पॉवर्टी के ऊपर जो है खर्चा करते हैं, तो इसको जो है फुलफिल करने के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को एक्सपेंड करना होगा। तो मनरेगा को जो हमने एक्सपैंड किया है, मनरेगा को हम एक्सपैंड करके रूरल एरियाज़ की जगह अर्बन एरियाज़ में भी ला सकते हैं। उससे क्या होगा कि प्रोटेक्शन हो जाएगा अर्बन इनफॉर्मल वर्कर्स का। ये देखिए बहुत ही अच्छा सजेशन है, और इसको आप इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है, माइग्रेंट क्राइसिस से क्वेश्चन आता है, लेबर के इशू से क्वेश्चन आता है, कुछ भी क्वेश्चन आता है, आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, इसको अपनी फैक्ट बुक में डाल लीजिए। तो अगर हम अर्बन इनफॉर्मल वर्कर्स को हमें प्रोटेक्ट करना है, तो उनको जो है हम मनरेगा जैसी अगर अर्बन जो है गारंटी स्कीम बना देते हैं, उससे काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। उससे जो है न केवल लोग एब्जेक्ट पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे, बल्कि जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा डेवलप होगा। फिर उसके अलावा अर्बन जो वर्कर्स हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है, उनको यूज़ करके हमने अभी देखिए स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चालू किया हुआ है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, स्वच्छता में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो है अर्बन जो एसेट्स हैं उनकी अर्बन एसेट बिल्डिंग में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। फिर हम जो है क्लीनलीनेस के लिए हम इनको यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर हम अर्बन वर्कर्स को, इनफॉर्मल वर्कर्स को यूज़ कर सकते हैं। उससे न केवल एब्जेक्ट पॉवर्टी से वो बाहर निकलेंगे, बल्कि हमारा जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्ट्रांगली डेवलप होगा और उसकी मेंटेनेंस भी हो पाएगी। उसके साथ साथ इन लोगों के पास हाथ में पैसा होगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑलरेडी ज़्यादा होती है, तो डिमांड भी जनरेट होगी। नेक्स्ट चीज़ जो हम कर सकते हैं उससे क्या है, इन्वेस्टमेंट अगर हम करें क्लीन और रीन्यूएबल एनर्जी में, जो SDG 7 है, इसको हम गवर्नमेंट स्कीम्स के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ से जॉब्स मिलेंगी, एनर्जी सिक्योरिटी भी हमारी हो पाएगी। तो इनको जो है हम इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के द्वारा जो है हम फंड कर सकते हैं यहाँ पर, और इससे इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। अब देखिए रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की अगर बात करें तो हमने 13 बिलियन की जो इंपोर्ट्स किए हैं सोलर पैनल्स के चाइना से। अगर हमें ये इंपोर्ट्स को हमें कम करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, सोलर पैनल्स का डेवलपमेंट हमें इंडिया के अंदर करना चाहिए, मेक इन इंडिया उसमें होना चाहिए। और उसके लिए हम जो है फंड्स को यहाँ से चैनल करके, और ये हम कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम करें क्लीन और रीन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी। हमें न केवल पैनल्स लगाने हैं, बल्कि पैनल्स को मैन्युफैक्चर भी इंडिया के अंदर करना है। उससे हमारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड होगा, साथ साथ हमारी पॉवर्टी भी कम होगी। और इसके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है एम्प्लॉयमेंट का, हर स्किल लेवल पर, लोअर स्किल से लेकर के हाई स्किल लेवल तक रीन्यूएबल एनर्जी में एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट का जरिया है। तो वहाँ से हम इसको यूज़ करके न केवल SDG 7 को हम मीट कर पाएंगे, SDG 8 को भी हम मीट कर पाएंगे। इसी तरह से एजुकेशन फॉर ऑल, अगर हम जो SDG 4 है उसको अगर हम अचीव करते हैं, तो वहाँ से अगर इसमें हम गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं, तो इससे जो है काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा आने वाले टाइम में, तो हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स होगा वो बेहतर बन पाएगा। उसके साथ साथ अगर हम प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी लेवल ऑफ स्कूलिंग पे भी फोकस करें, और साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग पर अगर हम एक्सपेंडिचर करते हैं, हाई एजुकेशन और रिसर्च पर अगर हम एक्सपेंडिचर करते हैं, तो इससे बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस होगा हमारे ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पे। SDG 9 फोकस करता है इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो इसमें हम जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं, यहाँ से जॉब क्रिएशन होगा और इनकम जनरेशन होगी। तो करंट कॉन्टेक्स्ट में एक कन्वर्जेंस का लैक है स्टेट्स के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के। फिस्कल मेजर्स जो है, इसमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारे फिस्कल मेजर्स होने चाहिए, और सभी स्टेट्स को यूनिफाइड लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल में कोई भी स्टेट बैकवर्ड ना रहे। तो उससे क्या होगा कि जो नेटिव स्टेट है वहाँ से माइग्रेंट लेबर दूसरे स्टेट्स में नहीं जाएंगे। उसके अलावा जो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट है वो भी हमारा जो है बेहतर बन पाएगा।
क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बिल्ड कर रहे हैं। तो इसके लिए स्टेट्स के बीच में आपस में सामंजस्य होना चाहिए। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हम और जनरेट कर सकते हैं लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट करके इन सेक्टर्स के अंदर। इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट होने वाला है इकोनॉमी पे, और न केवल पैंडेमिक को हम कर्व कर पाएंगे बल्कि पोस्ट पैंडेमिक सिनेरियो में भी हमारी जो ओवरऑल डेवलपमेंटल प्लानिंग भी हो पाएगी, साथ साथ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग भी अच्छे से हो पाएगी। अब ऐसे में डेफिसिट को हमें कैसे मैनेज करना है? तो पहली चीज़ ये है कि कंट्री जो है एक्सेसिवली फिस्कल डिसिप्लिन के ऊपर फोकस नहीं कर, अभी एफर्ट नहीं कर सकती है कि पूरी तरह से फिस्कल डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करे, क्योंकि अभी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हाई है, इकॉनमी टर्मोइल पे है, मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स जो हाई फिस्कल डेफिसिट के हैं बहुत ज़्यादा होंगे। बट अगर इनको हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जो है हम डेवलपमेंटल एक्टिविटी में करें तो उससे फ्यूचर की डिमांड भी जनरेट होगी। इसीलिए अगर हम फिस्कल डेफिसिट हमें करना ही है तो हमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में करना चाहिए, अपनी करंट नीड्स को मीट करने के लिए नहीं, फ्यूचर नीड्स को मीट करने के लिए करना चाहिए। उससे फ्यूचर डिमांड भी जनरेट होगी। इसीलिए अगर हम यहाँ पे खर्चा करते हैं तो वो एक जो है लॉस की तरह रूप में उसको देखा नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें इकनॉमी की, जो इकनॉमी अगर रिकवरी के पाथ पर आ जाए तो वहाँ पे ग्रेटर डिमांड क्या करेगी, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को पुल करेगी, और उससे जो है हमारा क्राउडिंग इन इफेक्ट हो सकता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर, और इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारी जो गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर है वो कम होता चला जाएगा। तो इनिशियली गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना होगा, बाद में जो है प्राइवेट इन्वेस्टर्स टेक ओवर कर लेंगे और फिर गवर्नमेंट पीछे हट सकती है। तो ये तभी होगा जब मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की फिस्कल पॉलिसीज़ को कॉम्प्लीमेंट करें। तो आरबीआई क्या कर सकता है, जो इंफ्रा वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट उनको दे सकता है, जैसे कि लोअर रेपो रेट्स को ट्रांसलेट करके लोअर लेंडिंग रेट्स में उसे कन्वर्ट कराना है। उसके साथ साथ जो अमाउंट अवेलेबल है वो भी लोगों को, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स के लिए या क्रूशियल जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं उनके लिए वो हमें जो है अमाउंट अवेलेबल कराना है आरबीआई को। उसके साथ साथ क्रेडिट सपोर्ट भी करना है जिससे कि गैप फिल किया जा सके। और अगर एक्चुअल डिमांड नहीं है क्रेडिट की तो डिमांड जो है हमें क्रिएट करनी होगी। इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी को दोबारा वर्क करना होगा, रीवर्क करना होगा, और कि इकोनॉमी रिवाइव हो पाए। और बड़ा जो फिस्कल स्टिमुलस है उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की, अगर बड़ा फिस्कल स्टिमुलस एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट करता और डिमांड नहीं जनरेट करता तो फिर उस स्टिमुलस का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला लॉन्ग टर्म में, वो शॉर्ट टर्म फ़ायदा ही क्रिएट कर पाएगा। तो लॉन्ग टर्म में हमें कुछ स्टिमुलस को इस तरह से मैनेज करना है कि डिमांड भी हमारी जनरेट हो सके। तो इसी को हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे आज के द हिंदू के एडिटोरियल से। तो ये जो एडिटोरियल है ये मैटर ऑफ रिलीफ, ये इसी पॉइंट को जो हमने अभी पॉइंट डिस्कस किया है कि हमें डिमांड जनरेट करनी है, तो उसी पॉइंट को ये रीइटरेट करता है या फिर ज़्यादा स्ट्रेस के साथ कहता है। तो इस एडिटोरियल में ये आर्ग्यू किया गया है कि गवर्नमेंट की जो अप्रोच है, अभी तक जो पैटर्न है गवर्नमेंट के स्पेंडिंग का, उससे ये समझ आता है कि गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल अवेलेबल कैपिटल को बूस्ट करने के ऊपर लगी हुई है। उसके साथ साथ वो ज़्यादातर जो अभी उसका बेसिक फोकस है वो लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए है, मतलब चीज़ें लिक्विड रहें, ये फोकस अभी गवर्नमेंट का फ़िलहाल है। तो फिस्कल इम्पैक्ट जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का है उससे केवल जो एस्टिमेटेड इफेक्ट पड़ेगा वो 2 से 3% ऑफ जीडीपी का पड़ेगा। उसके अलावा जो पिलर है मेन जिस पे ये पैकेज रेस्ट करता है वो पिलर है लिक्विडिटी सपोर्ट का, जिससे कि बिजनेस अपने जो भी वर्क है उसको दोबारा चालू कर सके और इकोनॉमिक साइकिल को वापस मोशन में ले आएँ। अगर हम लिक्विडिटी को नहीं इन्फ्यूज़ करते हैं तो क्या होने वाला था, अगर लिक्विडिटी नहीं इन्फ्यूज़ की जाती तो क्या होता कि कंपनीज़ के पास जो है पैसा नहीं होता तो उनको बैंकरप्सी जो है फाइल करनी पड़ती, और बैंकरप्सी फाइल करने से, इंसॉल्वेंसी फाइल करने से क्या होता, वो अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता, तो हमारी वैसे भी डिमांड जो है फॉल डाउन होनी थी। तो बिज़नेस में रहने के लिए लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी था। फ़िलहाल जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है केवल लिक्विडिटी का सपोर्ट करने का लिया है, जिससे कि बिज़नेस अपना काम करते रहें। अब जो डिमांड साइड स्टिमुलस था उसको हमने उसको भी जो है शायद फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रख दिया है। गवर्नमेंट वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है, अगर लॉकडाउन नहीं सबसाइड होता है या फिर सेकेंड वेव दोबारा शुरू हो जाती है, दूसरा लॉकडाउन अगर होता है, तब शायद डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए गवर्नमेंट दोबारा कोई पैकेज डिज़ाइन करेगी। फ़िलहाल जो है गवर्नमेंट ने डेफिसिट फाइनेंसिंग या किसी भी मेथड से डिमांड साइड को बूस्ट करने की बात नहीं की है।
तो प्रॉब्लम इस अप्रोच की ये है कि इस वक्त डेस्परेट नीड है डिमांड स्टिमुलस की भी। तो वो हमने पिछले आर्टिकल से भी देखा कि डिमांड अगर नहीं होगी, क्योंकि देखिए आपकी जीडीपी किससे होती है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब अगर सप्लाई बढ़ भी जाए तो अगर डिमांड ही नहीं है, C ही नहीं है या G नहीं है, तो फिर वो बेचेंगे किसको। तो अगेन डिमांड स्टिमुलस देने की हमें ज़रूरत थी और स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए थी कंजम्पशन डिमांड जो है इंक्रीज़ हो। ऐसे में हमने पिछले में देखा था कि हम कहाँ कहाँ स्पेंड कर सकते हैं। तो हमने देखा था सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे अगर हम स्पेंड करें, प्लस अगर हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे स्पेंड करें, तो उससे जो है कंजम्पशन डिमांड हमारी बूस्टअप हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सजेशन दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट जीएसटी को सस्पेंड कर देती कुछ महीनों के लिए, या फिर जीएसटी के रेट कट कर देती, तो इससे जो है लिक्विडिटी बूस्ट ज़्यादा होता, जो कॉस्ट है, जो प्राइसेस जो है प्रोडक्ट्स का वो गिर जाता। उससे क्या होता कि ज़्यादा डिमांड हो सकती थी। तो सेंटर की अभी प्रॉब्लम क्या है, सेंटर अगर चाहे भी तो रेवेन्यूज़ उसके इतने ज़्यादा लो हैं कि वो नॉर्मल सिचुएशन की तरह नॉर्मल सिचुएशन में जो कर सकती थी वो चीज़ें फ़िलहाल नहीं कर सकती है। पर अगर गवर्नमेंट जो है जीएसटी को रिड्यूस करती है तो उसका जो है बेनिफिट ये होगा कि ज़्यादा जो आपका डिमांड होगी वो क्वांटिटी में डिमांड बढ़ जाएगी, और क्वांटिटी में जब डिमांड बढ़ जाएगी तो ओवरऑल जो रेवेन्यूज़ आएंगे गवर्नमेंट के उसमें ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला। तो गवर्नमेंट यहाँ पे सोच सकती है जीडीपी कट को, जीएसटी कट को गवर्नमेंट सोच सकती है करना, जीएसटी कट कर सकती है। ये हम एज ए इमीडिएट रिलीफ मेजर दे सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सोशल इंफ्रा बिल्डिंग है वो लॉन्ग टर्म मेजर होगा, तो वो लॉन्ग टर्म मेजर में हम डाल सकते हैं, और जीएसटी कट ये हम शॉर्ट टर्म मेजर में डाल सकते हैं। गवर्नमेंट ने क्या अच्छा किया, गवर्नमेंट ने मनरेगा का जो एक एलोकेशन है 2/3 तक बढ़ा दिया है, 40,000 करोड़ और एडिशनली इन्फ्यूज़ किए हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी माइग्रेंट्स अपने घर जा रहे हैं उनको मनरेगा का वर्क यूज़ करके वो थोड़ा सा काम कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो डिमांड थी स्टेट्स की कि उनकी बोरोइंग लिमिट बढ़ाई जाए, वो भी ग्रांट कर दी गई है, बट उसके लिए जो है स्पेसिफिक उनको टारगेट्स हैं, 4 टारगेट हैं जो उनको मीट करने हैं। उन टारगेट के बेसिस पर वो 5% तक अपना जीएसडीपी का बोरो कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके, मतलब हमारी जो कोविड का क्राइसिस है इसको यूज़ करके कुछ रिफॉर्म्स भी किए हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के सेक्टर में। कुछ सेक्टर्स जो है ओपन अप किए हैं प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए। उसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई की लिमिट जो है डिफेंस में 74% तक बढ़ा दी है, पहले ये 49% थी। तो इससे हमारा जो इफेक्ट पड़ेगा ये हम कल डिस्कस करेंगे कि अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है मेक इन इंडिया जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। और साथ साथ हमारी जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का भी हो सकता है 74% एफडीआई की वजह से। तो ये एक अच्छे रिफॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट ने अनलिश किए हैं। अब कुछ रिफॉर्म्स का जो हिस्सा रह गया है वो 2 चीज़ें जो गवर्नमेंट ने अभी एड्रेस नहीं की है फ़िलहाल, वो है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ने कोई स्टिमुलस नहीं दिया। उसके साथ साथ डिमांड बूस्टअप करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई भी स्टिमुलस नहीं दिया है। तो ये 2 एरियाज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए था और इमीडिएटली वर्क करना चाहिए था। अगर मान लीजिए सप्लाई वाली स्ट्रैटेजी वर्क कर जाती है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं वर्क करती तो गवर्नमेंट के पास एक बड़ी प्रॉब्लम होगी जो गवर्नमेंट को कुछ टाइम के बाद फेस करनी पड़ेगी और उसको एड्रेस करना भी पड़ेगा। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमसे सुपर साइक्लोन के बारे में पूछा गया है। सुपर साइक्लोन के बारे में बताने से पहले हमें ये बताना होगा कि साइक्लोन क्या होता है। तो हमें पूरा जो है पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इस तरह से स्कीमेटिक फॉर्म में भी बता सकते हैं। अब देखिए सुपर साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है, कोई साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है। साइक्लोन फॉर्म होने के लिए 2 कंडीशन ज़रूरी हैं। पहली चीज़ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ जो ओशन का टेम्परेचर है वो 26 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की हम बात कर रहे हैं। तो ये 2 मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। अब देखिए जब 26 डिग्री से ज़्यादा ओशन का टेम्परेचर हो जाता है तो जो गर्म हवा है वो इवेपोरेट करके ऊपर जाती है। अब ऊपर जाने से ये मॉइस्चर लेडन हवा है, तो तुरंत ये ठंडी हवा के ये जैसे ही संपर्क में आती है तुरंत ये कंडेंस होकर के क्लाउड फॉर्म कर लेती है। अब जैसे ये क्लाउड फॉर्म करेगी तो यहाँ पे इसने स्पेस जो है खाली किया है, स्पेस खाली ऑक्यूपाई करने के लिए, और जो है हवा जाएगी ओशन के सराउंडिंग से। अब ये खुद भी जो है मॉइस्ट एयर होती है, तो मॉइस्ट एयर गर्म होने की वजह से फिर से ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाके कंडेंस हो जाएगी। जो जितनी तेज़ी से जो है हवा ऊपर जाके कंडेंस होती रहेगी उतनी ही तेज़ी से आसपास की हवा जो है इस एरिया में जाएगी इस खाली स्पेस को फिलअप करने के लिए। तो जैसे जैसे ये खाली स्पेस फिलअप होता है तो क्या होगा कि एक कॉलम डेवलप हो जाएगा लो प्रेशर का, और वहाँ पे सेंटर में जो है लो प्रेशर होगा और आसपास के एरियाज़ में हाई प्रेशर है। आसपास के एरियाज़ में हाई प्रेशर है, सेंटर में लो प्रेशर है। तो आसपास के एरिया से हवा जो है सेंटर की तरफ जाएगी, और जैसे ही ये
गर्म होकर के ऊपर उठेगी, क्योंकि ये इसके अंदर मॉइस्चर है, तो ये ऊपर जाके कंडेंस होकर के क्लाउड फॉर्म करेगी और इसी वजह से ये साइकिल बहुत तेज़ी से रिपीट होती रहेगी। तो जैसे जैसे ये सेंटर का जो प्रेशर है वो गिरता जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सेंटर का प्रेशर गिरता जाएगा और स्पीड जो विंड की है आसपास से आके जो ऑक्यूपाई कर रही हैं वो विंड की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो इसको हम इसी प्रोसेस को हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। अब हमने बात की थी कि सुपर साइक्लोन स्टॉर्म क्या होता है, सुपर साइक्लोन क्या होता है। तो अगर हम इनको मेजर विंड स्केल की मेजर करें तो ये 5 कैटेगरी के विंड स्केल होता है। इस स्केल को हम कहते हैं साफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल। तो कैटेगरी 1 का जो स्केल होता है वहाँ पे विंड की जो स्पीड होती है वो 119 से 153 किलोमीटर पर आवर होती है। यहाँ से मिनिमल डैमेज होगा। कैटेगरी 2 में विंड स्पीड 154 से 177 किलोमीटर पर आवर होती है और यहाँ मॉडरेट डैमेज होता है। कैटेगरी 3 में एक्सटेंसिव डैमेज होता है और विंड की स्पीड 178 से 208 किलोमीटर पर आवर होती है। फिर कैटेगरी 4 का जो स्टॉर्म होता है वहाँ पे विंड स्पीड 209 से 251 किलोमीटर पर आवर होती है और ये एक्सट्रीम डैमेज करता है। इसी तरह से अगर हम कैटास्ट्रॉफिक की बात करें तो इसकी स्पीड जो है 252 किलोमीटर पर आवर या उससे ज़्यादा होगी, तो इसको हम कैटेगरी 5 जो है स्टॉर्म बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन स्केल की जो IMD ने दिया है, तो IMD कहता है कि डिप्रेशन होगा जब स्ट्रेंथ ऑफ विंड की होती है 31 टू 49 किलोमीटर पर आवर, मतलब 17 टू 27 नॉट्स, और वेव की हाइट ऐसे में जो आएगी वो 1 से 4 मीटर की आएगी। स्टॉर्म सर्ज भी हो जाता है जब भी साइक्लोन आता है। तो डीप डिप्रेशन बोलते हैं जब 50 टू 61 किलोमीटर पर आवर होगी, मतलब 28 टू 33 नॉट्स अगर विंड स्पीड होती है तो उसको हम डीप डिप्रेशन कहते हैं। वेव हाइट 4 से 6 मीटर की होगी। साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला जाता है जब विंड की स्पीड 34 टू 47 नॉट हो जाए और विंड स्ट्रेंथ जो होगी वो 62 टू 87 किलोमीटर पर आवर होगी। अब अगर हम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की बात करें तो इसका जो विंड स्पीड होती है 88 टू 117 किलोमीटर पर आवर, 48 टू 63 नॉट की इसकी स्पीड होती है। और फिफ्थ जो कैटेगरी है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, इसमें 118 से 166 किलोमीटर पर आवर, 64 टू 89 नॉट्स इसकी स्पीड होती है। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स की अगर बात करें तो इसमें जो है 167 टू 221 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड हो गई, मतलब 119 नॉट। और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म इस कैटेगरी में आपका साइक्लोन उम्फान है। यहाँ पे विंड स्पीड 222 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है और विंड स्पीड आपकी 120 प्लस नॉट्स होती है। तो अगर हम उम्फान की बात करें तो उम्फान की जो स्पीड है वो है आपकी 180 नॉट्स। 180 नॉट्स का मतलब अगर सैफिर सिम्पसन कैटेगरी में देखते हैं तो कैटेगरी 5 का ये स्टॉर्म है, मतलब काफ़ी कैटास्ट्रॉफिक है, बहुत ज़्यादा डैमेज कॉजिंग ये स्टॉर्म है। तो काफ़ी सीवियर स्टॉर्म है और 1990 के बाद ये ऑलमोस्ट 22 ईयर्स के बाद ये इतना भयंकर स्टॉर्म आया है। 1999 में जो है पिछला स्टॉर्म आया था, साइक्लोन आया था उड़ीसा में, और वहाँ पे उस वक्त ऑलमोस्ट जो है बहुत ज़्यादा जान गई थी। और पैंडेमिक से जब हम लड़ रहे हैं ऐसे में साइक्लोन उम्फान का आना कहीं ना कहीं बहुत खतरे की घंटी है। वेडनेसडे मतलब आज कल में जो है ये सिवियर लैंडफॉल करेगा और बहुत ज़्यादा डैमेज करने की आशंका है इसकी। उसके अलावा हमारा क्वेश्चन था कि उम्फान की वजह से हीट वेव कैसे बढ़ जाएगी। तो सुपर साइक्लोन उम्फान क्या है, इससे डे टाइम टेम्परेचर बढ़ जाएगा इंडिया के क्रॉस और इसकी वजह से हीट वेव्स भी हो सकती हैं जो अभी तक मई तक एब्सेंट थी। और एक यहाँ पे हमने बात भी की थी कि हीट वेव का एब्सेंस होना कहीं ना कहीं हमारे मानसून को वीकन कर सकता है। अब देखिए जब मेजर साइक्लोन आता है उम्फान की तरह तो डायरेक्शन जो विंड की होती है वो थोड़ी सी नॉर्थ वेस्टर्ली हो जाती है। अब क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड वार्म होती हैं और उनमें मॉइस्चर की कमी होती है, इसीलिए ये कहीं ना कहीं हीट वेव को जनरेट कर सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सर्कुलेशन है विंड का वो एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होता है विंड का साइक्लोन में। इससे जो लोकल सर्कुलेशन है विंड का वो चेंज हो जाएगा उस रीजन में। इस वजह से राइज हो जाएगा टेम्परेचर कोस्टल एरियाज़ में, जैसे कि तमिलनाडु के आसपास राइज हो जाएगा। उसके अलावा विदर्भ रीजन महाराष्ट्र का वहाँ पे भी टेम्परेचर राइज देखा जाएगा। फिर आपका जो गैंगेटिक रीजन है वहाँ पर भी हम टेम्परेचर राइज विटनेस कर सकते हैं। इंडिया ने अभी तक सिंगल हीट वेव इस साल जो है विटनेस नहीं की थी और इस बारे में हमने 16-17 मई के आसपास भी डिस्कशन किया था कि इंडिया में इस बार हीट वेव क्यों नहीं आई है। एवरेज जो मैक्सिमम टेम्परेचर है
वो वार्मर हो सकता है यूजुअल से, मतलब जो उम्फान की वजह से जो चेंज आएगा वो 0.5 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक चेंज आ सकता है, जो अभी टेम्परेचर चल रहा था उसके हिसाब से। तो रीज़न ये है कि विंड की जो फ्लो है उसमें चेंज आने वाला है उम्फान की वजह से। 18 मई को मतलब कल आईएमडी ने हीट वेव बुलेटिन जारी की थी, जहां पर हीट वेव्स की वार्निंग दी थी बहुत सारी रीजन्स में। पहली जो वार्निंग दी गई है वहां विदर्भ रीजन में कहा गया है कि विदर्भ जो के अलावा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन एरियाज़ में भी हीट वेव्स आएंगी 18 से 22 मई के साथ। 22 मई में ये वही टाइम है जब उम्फान भी लैंडफॉल करेगा। फिर टेम्परेचर्स जो है अबव नॉर्मल होंगे, मतलब 3.5 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में, गिलगिट में, माहे में, तमिलनाडु में, पुदुचेरी में और कराईकल में। तो हीट वेव क्या होती है? हीट वेव एक ऐसी कंडीशन है जब किसी भी वेदर स्टेशन पे टेम्परेचर जो है 40 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाए अगर वो प्लेन एरिया पे स्थित है, 37 डिग्री से ज़्यादा जो है रिकॉर्ड किया जाए अगर वो कोस्टल एरिया पे स्थित है, और 30 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाए अगर वो हिल स्टेशन है। तो उस टेम्परेचर को या उस स्टेशन को हम हीट वेव कंडीशन कहते हैं। क्राइटेरिया क्या यूज़ किया जाता है आईएमडी के द्वारा हीट वेव के लिए? तो टेम्परेचर अगर नॉर्मल से ज़्यादा होता है, जैसे हीट वेव के टाइम में नॉर्मल से अगर 4.5 से 6.5 के आसपास अगर डिफरेंस है टेम्परेचर का, तो उसको हम हीट वेव कहते हैं। सीवियर हीट वेव का मतलब है अगर 6.5 डिग्री से ज़्यादा आपका टेम्परेचर किसी स्टेशन पे रिकॉर्ड हो रहा है नॉर्मल से, तो उसको हम सीवियर हीट वेव कहते हैं। एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर बात करें तो प्लेन एरियाज़ पे हीट वेव की कंडीशन तब कही जाती है जब आपका टेम्परेचर जो रिकॉर्ड हो रहा है प्लेन पर वो 45 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड होता है। और सीवियर हीट वेव तब कहा जाता है जब एक्चुअल टेम्परेचर प्लेन पर 47 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड होता है, तब उसको हम सीवियर हीट वेव कहते हैं। अब अगर हम उम्फान की बात करें तो उम्फान क्यों सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हुआ है? उम्फान जो सुपर साइक्लोन में कन्वर्शन हुआ है उसमें बहुत सारे फेवरेबल कंडीशन थी। पहली चीज़ थी कि सरफेस टेम्परेचर जो बे ऑफ बंगाल का था काफ़ी ज़्यादा था। दूसरा, लो वर्टिकल शेयर विंड्स, मतलब कि जो विंड्स हो रही वहाँ पे थी बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो शेयर विंड्स थी उनकी जो मतलब ऑल्टीट्यूड था वो थोड़ा नीचा था। इस वजह से काफ़ी जो है ईज़ मिली है विंड्स के डेवलपमेंट में। तीसरी चीज़, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था मिडिल लेयर्स एटमॉस्फेयर की लेयर में, जिस वजह से जो है साइक्लोन को काफ़ी ज़्यादा बल मिला है। उससे साइक्लोन डेवलप होकर के सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया है। तो उम्फान का जो डेवलपमेंट है साइक्लोन से सुपर साइक्लोन में, इसको हम रैपिड इंटेंसिफिकेशन कहेंगे, क्योंकि ये 40 घंटे में एक आपका जो है सीवियर साइक्लोन कैटेगरी से सुपर साइक्लोन कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया है। तो ये काफ़ी रैपिड इंटेंसिफिकेशन कहा जाएगा। बहुत ज़्यादा जो है मॉइस्चर सप्लाई किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंसेस हम देख रहे हैं, मतलब बे ऑफ बंगाल काफ़ी गर्म है। तो रैपिड इंटेंसिफिकेशन तब कहा जाता है जब जो मैक्सिमम सस्टेन विंड्स एक साइक्लोन की है वो कम से कम 55 किलोमीटर जो है बढ़ जाए पिछले 24 घंटे में। तो 55 किलोमीटर पर आवर अगर विंड स्पीड बढ़ जाती है पिछले 24 घंटे में, तो उसको हम रैपिड इंटेंसिफिकेशन कहते हैं। अब अगर साइक्लोन उम्फान की हम बात करें सुपर साइक्लोन कैटेगरी की, तो इसकी विंड स्पीड 230 किलोमीटर पर आवर है और अप टू 265 किलोमीटर पर आवर हो गई थी कल 18 मई को दोपहर के टाइम इतनी ज़्यादा स्पीड हो गई थी। तो सुपर साइक्लोन हमने अभी देखा था कि एक विंड अगर कोई साइक्लोन उसकी स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है तो उसको हम सुपर साइक्लोन कहते हैं। आईएमडी के द्वारा उसको सुपर साइक्लोन कहा जाता है। अब अगर हम सुपर अम्फान की बात करें तो देखिए यहाँ पे ये आज का ही है लेटेस्ट। तो गाइज़ ये उम्फान डेवलप होता हुआ हमें नज़र आ रहा है और ये ट्राजेक्ट्री लेगा, तो ये वाला जो एरिया है ये सारा अफेक्टेड होगा उम्फान की वजह से। ये देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम द हिंदू के इस वाले आर्टिकल से देखेंगे, जॉल टू नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी। किस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो चेंजेस बताए गए हैं उससे जो है न केवल एनर्जी सिक्योरिटी को हार्म होगा बल्कि डिस्कॉम्स को भी हर्ट होने वाला है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि क्या क्या है। ये देखिए जो अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी प्रपोजल्स बताए थे पैंडेमिक के पैकेज के वक्त, उसमें जो है एक रीसेंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल पैकेज आया है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को अमेंड करने का। अगर इसको हम एक पूरे तरीके से समझें तो कहीं ना कहीं ये कॉन्करेंट स्टेटस जो है इलेक्ट्रिसिटी का उसको कॉन्स्टिट्यूशन से चेंज करने की क्षमता रखता है।
अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया इन वर्बेटिम, मतलब जो इसमें आया है प्रपोजल में वो ऐसा कि ऐसे ही अगर इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो स्टेट का जो कंट्रोल है इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री के ऊपर वो वीकन हो जाएगा। उसके साथ साथ सेंटर को जो है एक ऐसा वेपन, उसके साथ साथ सेंटर एक ऐसे वेपन के साथ, मतलब धारदार वेपन के साथ डिस्कॉम को इस तरह से हर्ट कर देगी कि डिस्कॉम जो है दोबारा काम मतलब अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिस्कॉम्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो 1990s में हमने वर्ल्ड बैंक की सलाह के अनुसार प्राइवेट डेवलपर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मतलब प्राइवेट डेवलपर मतलब प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स को डेवलप करने के लिए हमने क्या किया था कि डिस्कॉम्स को जो है ये कहा था कि उनको लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट साइन करने होंगे। तो पीपीएस जो है लॉन्ग टर्म होने हैं, ये 20+ ईयर्स के 15+ ईयर के पीपीएस साइन करने होंगे। उसके साथ साथ उनको ये कहा गया था कि वो एक फिक्स कॉस्ट कमिट करेंगे कि वो पावर जनरेटर को एक फिक्स कॉस्ट हर साल देते रहेंगे, चाहे वो पावर ड्रॉ करें या नहीं। मतलब अगर वो परचेज़ कर रहे हैं तब भी उनको पे करना है, नहीं करते हैं तब भी करना है। फॉर एग्जांपल अगर वो 70 किलोवाट आवर जो है परचेज़ कर रहे हैं, पर मान लीजिए हमने पीपीए में एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम 90 किलोवाट आवर जो है परचेज़ करेंगे, तो 20 का एडिशनल इनको जो है पावर जनरेटिंग कंपनीज़ को पे करना होगा। और जब ये एक्चुअल परचेज़ करते हैं तो इनको फ्यूल का चार्जेस और वेरिएबल फ्यूल चार्जेस ये भी पे करना होगा। अब जो पीपीएस साइन किए गए थे डिस्कॉम के द्वारा वो काफ़ी ओवर एप्रिशिएटेड पावर डिमांड को बेसिस पे साइन किए गए थे। मतलब कि जो एक्चुअल डिमांड है उसके ओवर प्रोजेक्शन के बेसिस पे साइन किए गए थे। फॉर एग्जांपल अगर हम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की बात करें, जो कि एक सेंट्रल एजेंसी है, वो जो है प्रोजेक्शंस बताती है। अब 90 जो इलेक्ट्रिक पावर सर्वे इसने दिया था उसने ओवर एस्टिमेट किया हुआ था पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को 70 गीगावाट तक। इसी तरह से 19वां जो ईपीएस था 2017 में जो रिलीज़ किया गया था उसमें भी 25 गीगावाट तक का ओवर एस्टिमेशन था। अब आप देख लीजिए 25-70 गीगावाट तक का अगर ओवर एस्टिमेशन होता है तो कितना ज़्यादा ओवर पेमेंट जो है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो डिस्कॉम्स होती हैं उनको करना पड़ता है। अब इस तरह मतलब डिस्कॉम्स को जो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करने थे, ऐसे में उनको जो है परपेचुअल फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी होती थी उस पावर की जो उन्होंने ड्रॉ ही नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल एनटीपीसी जो कुडगी में सिचुएटेड है कर्नाटका में, उसने जो है 4,800 करोड़ आइडियल फिक्स कॉस्ट के रूप में वसूले थे। फॉर एग्जांपल मतलब उसने ऐसी जो है पैसा वसूला था जो एक्चुअली उसने पेमेंट जिसका उसने प्रोडक्शन किया ही नहीं, जिस इलेक्ट्रिसिटी का उसने प्रोडक्शन ही नहीं किया, उस इलेक्ट्रिसिटी का पीपीएस की वजह से इतना 4,800 करोड़ एडिशनली रिसीव किया था एनटीपीसी ने। अब इसी तरह से अगर हम देखें कि ज़्यादातर हम कंपनीज़ की बात करें, जो पावर जनरेटिंग कंपनीज़ हैं वो बहुत कम अपने प्लांट लोड पर वर्क करती हैं, मतलब 22% वर्क कर रही हैं। कुछ जो है मैक्सिमम 56% अपने जो भी कैपेसिटी है उसका केवल 56% पर वर्क कर रही हैं, क्योंकि उनको तो फिक्स कॉस्ट मिल ही रही है, तो उनको एडिशनली काम करने की ज़रूरत क्या है। अब अगर रीन्यूएबल फैक्टर एनर्जी का एक फैक्टर और जोड़ लीजिए, 2010 में एक पॉलिसी बनाई गई कि हम जो सोलर और विंड पावर प्लांट हैं उनकी डिमांड को बूस्ट करने के लिए पॉलिसी बनाई गई थी कि जो डिस्कॉम कंपनी थी उनको जो है ये सोलर और विंड पावर ज़रूर परचेज़ करनी है। सोलर और विंड पावर को एक मस्ट रन स्टेटस दे दिया गया था, मतलब कि कुछ हो या नहीं हो सोलर और विंड पावर ज़रूर रन करेगी। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी और प्रोड्यूस करके वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को बेचेगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को डेफिनेटली वो परचेज़ करनी ही करनी है सोलर और विंड प्रोड्यूसिंग आपकी कंपनीज़ के द्वारा। अब डिस्कॉम को ये सारी जो रीन्यूएबल पावर है ये अब्जॉर्व करनी थी, जितनी भी विंड से आएगी या जितनी भी आपकी मैंडेटरी रीन्यूएबल परचेजेस हैं उसके एक्सेस में भी इनको परचेज़ करना पड़ता था। इसका मतलब ये हुआ कि इनको जो थर्मल जनरेटिंग पावर प्लांट्स हैं वहाँ से जो परचेज़ है वो कम करनी पड़ेगी और ग्रीन जो पावर है उसको ज़्यादा परचेज़ करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि आइडियल जो फिक्स कॉस्ट पेबल थी जो आपका पीपीए साइन हुए थे उसके बेसिस पे इनकी फिक्स कॉस्ट जो है बढ़ गई। देखिए अब इन्होंने जो है पीपीए तो लॉन्ग टर्म का साइन किया हुआ था आपके थर्मल पावर प्लांट से, अब थर्मल पावर प्लांट से ये परचेज़ कर रहे हैं कम, तो इनको जो फिक्स कॉस्ट है जो पे करनी है वो तो इनको पे करनी ही होगी। उसके साथ साथ जो रीन्यूएबल पावर प्लांट्स हैं उनके साथ भी इनको पीपीए साइन करने पड़े, तो इनको
रीन्यूएबल पावर प्लांट के साथ भी पेमेंट करना है। तो ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। दूसरी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो ये है कि जो डिमांड होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो सनसेट के बाद जो है पीक होती है। अब सोलर एनर्जी की अगर बात करें तो स्टोरेज जो है वाइबल नहीं होता है सोलर एनर्जी का। ऐसे में जो हर मेगावाट को जो है रीन्यूएबल का जो भी इनको यूज़ करना है इवनिंग के बाद, वहाँ पे इनको डबल स्पिनिंग करना पड़ेगा। रिजर्व्स को ज़्यादा यूज़ करके लाइट्स को सनसेट के बाद मतलब जो भी इनको सोलर पावर का यूसेज करना है इवनिंग के बाद, उसमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ता था डिस्कॉम्स को। तो डिस्कॉम स्पेशली जो साउथ के एरियाज़ में हैं उनको इंटीग्रेट करने पड़े लार्ज वॉल्यूम में ऐसी पावर को जो सोलर और विंड एनर्जी से आ रही है और ज़्यादातर जिसका मस्ट रन स्टेटस है। अब इनका टैरिफ भी काफ़ी हाई है। फॉर एग्जांपल 5 किलोवाट पर आवर है कर्नाटका में और 6 किलोवाट पर आवर है तमिलनाडु में सोलर पावर का। तो टैरिफ हाई होने के बावजूद भी कॉस्ट जो है एडिशनली इनकर करने के बावजूद भी, क्योंकि इनके पास मस्ट रन स्टेटस है, इसलिए डिस्कॉम को प्रॉफिटेबल एरिया ना लेकर के जो भी इनको महंगी पावर मिल रही है वो इनको परचेज़ करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इनके जो वोज है, इनकी जो फिनेंशियल आउटले है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सेंटर ने एक एम्बिशियस टारगेट रखा था रीन्यूएबल एनर्जी का 175 गीगावाट्स का 2022 तक। तो ऐसे में इन्होंने बहुत सारे कंसेशन दिए थे रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स को। इससे डिस्कॉम्स की जो बर्डन है वो और ज़्यादा एग्रवेट हो गया। अब फाइन प्रिंट अगर देखें कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, पहली इस बैकड्रॉप में अगर आप देखेंगे तब हम समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 में क्या प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये है कि जो अमेंडमेंट है ये सब फ्रेंचाइजी कंपनी जो है बनाने की बात करता है। तो हम ये एज्यूम कर लें, क्योंकि लिखा हुआ नहीं कि सब फ्रेंचाइजी कौन होंगी, तो अगर हम ये एज्यूम करें कि सब फ्रेंचाइजी जो है प्राइवेट कंपनीज होंगी और उनको जो है हम मार्केटिंग के में लाना चाह रहे हैं बैकडोर से, तो हम अगर पिछले पास्ट प्राइवेटाइजेशन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जाएं तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो उस एरियाज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी जो है प्रॉफिट के लिए वर्क करती है, तो वो चेरी पिकिंग करेगी प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स की। ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी बिल जो 2020 है वो साइलेंट है कि जो सब फ्रेंचाइजी है वो जो एक्सपेंसिव पावर खरीदने वाली है डिस्कॉम से या फिर वो चीप पावर खरीदने वाली है पावर एक्सचेंजेस से। अब क्योंकि यहाँ पे साइलेंस है, इसीलिए हम ये अगर एज्यूम करें कि वो डिस्कॉम से खरीदती है तो ऐसे में तो ये प्रॉफिटेबल चीज़ है। बट अगर ये जो है पावर एक्सचेंजेस से चीप पावर खरीदती है तो डिस्कॉम को और ज़्यादा बर्डनिंग हो जाएगी। कॉस्टली ऑलरेडी इनके पास कॉस्ट ज़्यादा है और जो भी प्रॉफिटेबल एरियाज़ हैं वो सब फ्रेंचाइजी कंपनीज ले जाएंगे। तो ऐसे में डिस्कॉम की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ सकती हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है इस अमेंडमेंट में वो ये है कि कंसेशन जो है रीन्यूएबल पावर डेवलपर्स को ज़्यादा दिए जा रहे हैं और उसका कास्केडिंग इफेक्ट ये होगा कि आइडियल फिक्स चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उससे डिस्कॉम की जो वायबिलिटी है वो और ज़्यादा इफेक्ट होगी। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है, सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल प्रॉब्लम है और ये एक ही स्ट्रोक में क्रॉस सब्सिडी को ख़त्म करने की बात की जा रही है रिटेल पावर टैरिफ में। तो रिटेल पावर टैरिफ मतलब जो हम रिटेल कंज्यूमर्स होते हैं जैसे हाउस होल्ड हो गए, इन लोगों को जो भी पावर मिलती है इसकी क्रॉस सब्सिडी नहीं होगी। अब क्रॉस सब्सिडी का मतलब क्या है, जो भी रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो है तार लंबे लंबे लगते हैं, उसके साथ साथ स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स भी ज़्यादा होते हैं। तो रूरल एरियाज़ में जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बढ़ जाती है, अर्बन एरियाज़ में जो इलेक्ट्रिक कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा जो है पावर चार्ज किया जाता है और रूरल एरियाज़ में कम पावर चार्ज किया जाता है। ये जो ज़्यादा पावर चार्ज किया जा रहा है इसको यूज़ करके रूरल एरियाज़ को सब्सिडाइज़ किया जाता है, इसको हम क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस सब्सिडी को हटा देते हैं तो इससे कौन इफेक्ट होगा, इससे जो है आपका रूरल एरियाज़ के जो भी कंज्यूमर हैं उन पे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। तो रूरल एरियाज़ के कंज्यूमर का जो टैरिफ है वो बढ़ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा उनके जो बिजली के बिल हैं वो बढ़ जाएंगे। और रूरल एरियाज़ में बिजली की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ट्यूबवेल वगैरह चलानी है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमें यूज़ करनी है, इसीलिए रूरल एरियाज़ में बिजली की भी आवश्यकता ज़्यादा है। तो ऐसे में उसके साथ साथ इस अमेंडमेंट में ये भी कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो खुद सब्सिडाइज कर सकती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के फॉर्म में। तो अब देखिए कोविड के टाइम में जहाँ पे स्टेट की फिनेंसेस ऑलरेडी लो हैं, ऐसे में उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो डीबीटी देंगे रूरल कंज्यूमर्स को, तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है और ये कहीं ना कहीं काफ़ी ऐसा ये जो अमेंडमेंट है काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है और काफ़ी इनफीजिबल है, प्रैक्टिकली ये नहीं हो सकता। और अगर इसको फोर्सेबली हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं
तो इससे बहुत ज़्यादा कैओस हो सकता है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो सकती है। चौथा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि स्टेट रेगुलेटर्स जो होते हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, और उसके जो कॉम्पोजिशन है, इस सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी का जो कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी ऑब्जेक्टिव नहीं है, मतलब काफ़ी सब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिविटी की लैक होने की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं कि अब देखिए स्टेट का जो भी रेगुलेटर है वो स्टेट का है, पर उसका सिलेक्शन कौन कर रहा है, सेंट्रल कमेटी कर रही है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाली जो बात अभी तक गवर्नमेंट करती आई है वो कहाँ गई, तो यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। पाँचवीं जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने की बात की गई है, इस अथॉरिटी के थ्रू जो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत जो भी डिस्प्यूट्स होंगी उनकी इस अथॉरिटी के द्वारा सुनवाई की जाएगी, एडजुडिकेशन किया जाएगा। अब इस अथॉरिटी की मतलब इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के जो मेंबर्स हैं इनका सिलेक्शन ऊपर जो सिलेक्शन हमने कमेटी बताई थी उसी के द्वारा किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज़ थी अभी तक जिनको ये पावर थी उनकी पावर चली जाएगी, उसके साथ साथ स्टेट्स का जो एक पावर होती थी, स्टेट की जो भी पावर थी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने की, पूरी तरह से जा कर के सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का जो एक स्टेटस था अभी तक जो कंकरेंट लिस्ट का था वो कहीं ना कहीं सेंट्रल लिस्ट में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब कंट्री जहां पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट में रील कर रही है कंट्री, कोरोना वायरस का पैंडमिक है, ऐसे में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 है ये डिसइंजीनियस डॉक्यूमेंट है, अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं है, और इससे जो है बर्डन शिफ्ट हो जाता है स्टेट्स के ऊपर, और ये काफ़ी शॉर्ट साइटेड पॉलिसी है। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे हमारी नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जो अभी तक सही हुई थी बीच में वो दोबारा से गड़बड़ हो सकती है। तो ये इसीलिए इस तरह के जो चेंजेस किए गए हैं उनको गवर्नमेंट को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। तो गाइज़ अब और जो एडिटोरियल्स हमें देखते हैं वो एक बार देख लेते हैं। फेकिंग डेंजर, यहाँ पे एक बात की गई है कि जो सेडेशन लॉ का यूसेज था जर्नलिस्ट के खिलाफ ये अच्छा नहीं है। यहाँ पे बात की गई है कि जो कोविड-19 का जो पैंडमिक है ऐसे में हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 54 यूज़ करके और एक जो भी अगर फेक न्यूज़ है उसके ऊपर अगर हम सेडेशन का चार्जेस लगा देते हैं तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादती है गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें एग्जाम्पल दिया है धवल पटेल के अरेस्ट का। ये एक न्यूज़ पोर्टल के एडिटर थे और इनको जो है सेडेशन के चार्जेस में अंदर किया गया है। इन्होंने क्या किया था, इनके किस आर्टिकल के ऊपर ये जो है चार्ज लगाया गया है, तो देखिए इन्होंने जो है एक आर्टिकल लिखा था जहाँ पे इन्होंने कहा था कि चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी को रिप्लेस किया जाएगा बीजेपी के द्वारा क्योंकि इन्होंने अच्छे से हैंडल नहीं किया है कोविड के पैंडमिक को। और रिपोर्ट में इवन इन्होंने जो है एक सक्सेसर का नाम भी नेम कर दिया था। अब ऐसी रिपोर्ट जो पॉलिटिकल रिपोर्ट आम है, एक डेमोक्रेसी के अंदर ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, उसको जो है एक सेडेशन का चार्ज लगाना काफ़ी जो है गलत बात है और ये स्पेकुलेशन होती रहती है। तो ये बिना किसी बिना अरेस्ट बिना किसी वेरिफिकेशन के और प्रोसिक्यूशन करना सेडेशन में ये अपने आप में ओवर यूसेज है, क्रिमिनल मतलब मिस यूज़ है क्रिमिनल एक्ट का। अगर हम सेक्शन 54 की बात करें डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, तो सेक्शन 54 जो है तब यूज़ किया जाता है जब हम पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करें किसी डिज़ास्टर के इवेंट में। फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यूज़ रिपोर्ट आए, कभी कहीं पे फ्लडिंग हुई पड़ी है मान लीजिए, और कोई न्यूज़ रिपोर्ट आती है कि डैम जो है ब्रीच हो गई है, अब मान लीजिए ये फेक न्यूज़ है, तो डैम ब्रीच की जैसे ही रिपोर्ट आएगी जनता में तुरंत पैनिक क्रिएट हो जाएगा और उस वाली रिपोर्ट के ऊपर अगर हम सेडेशन का चार्ज करते हैं तो वो एक सही चार्ज होगा। बट ऐसी पॉलिटिकल स्पीचेस के ऊपर अगर हम सेडेशन का चार्ज इम्पोज करते हैं तो ये गलत होगा। इससे पहले भी और भी रिपोर्ट्स आई थी। फॉर एग्जांपल अंडमान में एक रिपोर्टर को अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया के पोस्ट में ये कहा था कि कोविड के जो भी कोविड से पॉजिटिव लोग थे उन्होंने जिससे भी फ़ोन पे बात की है उनको भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। हालांकि ये गलत था, फिर भी उनका जो उनको जो है क्रिमिनल एक्ट के थ्रू अरेस्ट करना ये गलत स्टेप था गवर्नमेंट का। इसी तरह से कोयम्बटूर में भी पुलिस ने एक न्यूज़ पोर्टल के फाउंडर को अरेस्ट कर दिया था क्योंकि उन्होंने फूड डिस्ट्रीब्यूशन में करप्शन का मामला जो है उजागर किया था। दिल्ली में एक रिपोर्टर को समन किया गया था क्योंकि उन्होंने एक रिपोर्ट की थी जहां पर क्लेम किया था कि जो ऑडियो क्लिप है तबलीगी जमात का वो डॉक्टर्ड है। तो इस तरह के जो केसेस आते रहते हैं, यहाँ पे हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा रिस्ट्रेन दिखाना चाहिए सेक्शन 54 के प्रोविज़न को इन्वोक करने में, और ये जो है अथॉरिटीज़ को थोड़ा
थोड़ा सा समझदारी दिखानी होगी कि वो अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको जो है प्रोपोर्शनलिटी के बेसिस पे ही करें, मिसयूज़ ना करें एक्ट्स का और लॉज का मिसयूज़ ना करें, पैंडेमिक को जो है सॉल्व करने की कोशिश करें और पैंडेमिक की एक्सक्यूज़ यूज़ करके इनकन्वीनियंट रिपोर्टिंग को कर्व करने की कोशिश ना करें। तो गाइस ये हमारा जो है चैनल है, आप देख सकते हैं इसको, सिविल्स तैयारी, ये आपको टाइप करना है सिविल्स तैयारी @सिविल्स तैयारी, ये आप टाइप करेंगे तो हमारे चैनल में पहुंच जाएंगे। और चैनल में हम कंटिन्यूसली, आप देख लीजिए, क्विज़ वगैरह कराते रहते हैं। ये देखिए, ये करंट अफेयर्स की क्विज़ है, इससे पहले भी और भी हमने क्विज़ेस कराई हैं, डेली बेसिस पर हम क्विज़ कराते रहते हैं। साथ साथ सारा मटेरियल हम हाथ के हाथ शेयर भी करते रहते हैं। और आपसे देखिए, हम फैमिली हैं तो आपसे जो है क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं, आपकी फीडबैक्स भी हम साथ साथ लेते रहते हैं। ये देखिए, उसके साथ साथ हमारे आप डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्रुप है, यहाँ पे आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और साथ साथ देखिए, हम फैमिली हैं और हमारी एक फैमिली स्पिरिट है हमारे अंदर, और ऐसे फैमिली जो है हम इस ग्रुप में जो भी प्रॉब्लम है वो साथ साथ शेयर करेंगे और साथ साथ इस सिविल्स की जर्नी को एक साथ जो है करेंगे, एक साथ हम जो है कवर करेंगे। तो आइए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो आज आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, वो है रेयर पाम फ्रॉम अंडमान्स गेट सेकंड होम। तो इस पाम का नाम क्या है, ये देखिए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है पाम की, और ये त्रिवेंद्रपुरम में फ्लावरिंग होने लगी है क्योंकि इसका जर्म प्लाज्म जो है वहाँ पे भी डाल दिया गया है। तो ये इसका नाम देख लीजिए, पिनांगा अंडमानेसिस, ये नाम है आपका पाम ट्री का, और इसको एक्सटिंक्ट बोल दिया गया था 1994 के आसपास। और ये रिजेंबल करता है अर्केशिया पाम से, जो जिससे ये काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। अभी जो इसका एंटायर पॉपुलेशन है उसमें से केवल 600 स्पेसिमेन नेचुरली अकरिंग है एवरग्रीन पॉकेट्स में। और कहाँ पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क में ये साउथ अंडमान में पाया जाता है। तो इतना आपको समझना है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क में है, इसका नाम पिनांगा अंडमानेसिस है। इसको हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, 600 स्पेसिमेंस इसके बचे हुए हैं, ये आपको फैक्ट बुक में डालना है, FB में डालना है। इसके अलावा जो हमें देखना है कि इसके बारे में देखना है कि ये क्या है। इसका जो पिथ होता है, ट्रंक, मतलब जो इसका, ये देखिए, इसको हम पिथ बोलते हैं। तो इसकी ये जो पिथ होती है ये काफ़ी स्वीट होती है, और इसके कुछ जो नेचुरल सीडलिंग्स है, इसका जर्म प्लाज्म मेंटेन करने के लिए हमने जो है वहाँ पे इसको रीट्रांसप्लांट किया है त्रिवेंद्रपुरम में, क्योंकि इसका जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें बहुत सारी कैलमिटीज़ होती रहती हैं, जैसे साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इसीलिए इसको जो है शिफ्ट किया गया है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।